अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं तारीख़ इस्लाम के एक इंतहाई अलमनाक चैप्टर के चंद कैरेक्टर्स के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूज़ियम से आए मुस्तासिम बिल्ला, हलाकू खान, अलकमी और चंद दीगर साहिबान। यार तौन लानी जल्दी ला यार, मैं वैसे ही थक गया। उतारो यार, तौन तो उतारो इसकी। जो हुक्म सरकार। ठहरो साले, तू नवा आया, सची ना ला दे। मैनू कादी सजा दी, मैं की कीता दसो? तुम एक गद्दार हो। एक गद्दार हो? मैं जुत्ती पा गया किसी दी? गद्दारी होती किसी की जुत्ती पहन जाना। कैसा बेजमीर है कि गद्दारी करके भी इसे नहीं पता कि गद्दारी होती क्या है। खुदा दा वास्ता ही, ये आपका वजीर था, आपको ये दिन दिखाने में दूसरा बड़ा हाथ इसका है। तो पहला कहता है आपका अपना। आप एक अजीबुल खलकत कैरेक्टर थे। मुस्लिम हिस्ट्री में आप जैसा उज़्वे मुअत्तल मैंने आज तक नहीं देखा। ओहो, मैं हैरान हूं कि आपने 15-16 साल हुकूमत कर कैसे ली। सर जरा इन पे रोशनी डालिए। ये मुस्तासिम बिल्ला है, इनके साथ एक बड़ा अहम कैरेक्टर हलाकू खान। और हलाकू खान एक बहादुर शख्स था, लेकिन इसके अंदर का तकब्बर इसे ले डूबा। काश ये उस वक्त बरके खान की बात मान जाता, उसके हाथ पे बैत कर लेता, इसकी दुनिया भी बच जाती और आकबत भी। ये कहानी है 1242 की। 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला ने इक़्तिदार संभाला और पहले दिन से ही इंतहाई कमजोर इंसान था। इसकी नजर इल्म फजल पे भी थी और जाहो हश्म पे भी थी। इसने अपने इर्द गिर्द ऐसे इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे कर लिए, ऐसे बुजुर्ग महर इकट्ठे कर लिए जो हर उल्टा मशवरा, नसाबी तौर पे ठीक थे, मंतक डिस्कस करते रहे। मामला पॉलिटिक्स का है, तुम मंतक के पीछे पड़े रहे। और मंतक क्या थी कि सुई के नक्के में से ऊंट निकल सकता है। हाँ जी, निकल सकता है। अब मैं प्रूव कर सकता हूं, मंतक की रूह से प्रूव कर सकता हूं। सर इल्म फजल से ताल्लुक था तो इसको बंदे का पता नहीं चलता था। इल्म फजल और चीज है, जहां बानी और चीज है। इन दोनों का बैलेंस आपको कामयाब करता है। तो ये शख्स हर वक्त इन जैसों के बहस मुबासे में उलझा रहता कि यानी मुर्गी पहले थी कि अंडा। अब बहस तो दिलचस्प है जी, लेकिन भाई ये वो फोरम नहीं है। आप इस वक्त बादशाह के मुशीर हैं, खलीफा के मुशीर हैं। उसे समझाएं कि तातारी आंधी की तरह उठ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उसको फिक्र ही कोई नहीं थी। मार्को पोलो इसके बारे में लिखता है, बड़ी दिलचस्प बात, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में, कि इसने हीरे जवाहरात इस कदर वाफर इकट्ठे कर रखे थे कि दिन के कई पहर सोने, चांदी और जवाहरात के मुआयने पे सर्फ कर देता था। ओहो, ये इतना रसिया था खुशनुमा बुलंदो बाला इमारतों का कि एक तामीर मुकम्मल होती थी, 2 नई शुरू हो जाती थी। तो जब ये कोट अनकोट है, इस पर हमला हुआ, हलाकू खान आया तो रकाबी में उसने हीरे जवाहरात डाल के इसके आगे रख दिए। खुद खाना खाने लगा और इसे कहने लगा कि ये खाओ, क्योंकि तुम्हें बड़ी रग़बत है इनसे, तुम्हें ये बहुत पसंद है। ने कहा मैं ये कैसे खाऊं? ने कहा जैसे इकट्ठे किए, ये सर पकड़ के बैठ गया, आप तो मेरे से मजाक कर रहे हैं। तो अकल के अंधे, तुमने ये महल मनारे बना दिए, तुमने फौज क्यों नहीं बनाई? मतलब 16 साल इसके पास फौज ही नहीं थी ना होने के मुतरादिफ जो पैसे फौज पे लगाने थे। क्योंकि इन जैसे इंटेलेक्चुअल्स ये जो बैठे हैं यहाँ पे, मैं समझता हूं ये इसके मुजरिम थे। अफसोस की बात है जनाब, मैं दरअसल अदम तशद्दुद पे यकीन रखता था। क्यों अदम तशद्दुद पे? क्यों बुद्धिस्ट थे तुम किस रिवायत को लेकर आगे चले थे? तशद्दुद करते नहीं है लेकिन होने भी नहीं देते। तुम पर जब तशद्दुद शुरू हुआ तो तुमने देखा किस तरह तह कर डाला इस जालिम ने। बहुत जालिम। तुमने देखा कि बगदाद की लाइब्रेरियां किस सफाकी के साथ नजर आतिश की गई और पानी में फेंकी गई। मुझे शर्मिंदगी है। दरिया का पानी कई दिन तक काला रहा, ये फैक्ट है। 1 लाख मखतूता एक शख्स की अर्क रेजी उम्र भर की, वो एक चैप्टर की शक्ल में होती है। इसका कभी अंदाजा हुआ? मालूम, मुझे अफसोस है इस बात का। तो भाई मुझे कि तामझा करने का बुलाया गया, जब मेरे बारे में बात नहीं हो रही, क्यों बुलाया ये बताऊं?
ये कौन सा कौन सा क्या यही कौन सा यही भाई क्यों बुलाया? अनकरीब मैं तुम्हें दोबारा बुलाने वाला हूं। क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? उस दिन आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। इस सीट पर आज तो एक वैंक्विश्ड, शिकस्त खुर्दा, एक शर्मनाक कैरेक्टर बैठा हुआ है जी। उस दिन एक हीरो बैठा होगा इसके साथ। अच्छा, बरका खान को बुलाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले से बता दूं, बाद में शिकायत ना करना। क्या देख क्या रहे हैं? अच्छा, उस दिन तुम्हारी पिटाई बरके खान भी करेगा, मैं भी करूंगा। ये बरके खान पहले क्यों नहीं आया? बरके खान ने, आप यकीन कीजिए, इसको वासल जहन्नुम किया ही इसकी वजह से था। उसने जो आखिरी बात की थी ना, उन्होंने कहा इतना गर्मी क्यों झाड़ रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है, ज्यादा नेगोशिएट कर लो। मैंने अगर वो मिसमार करने हैं मुसलमानों की मुकद्दस जगह, वो ज़ियारतें, तो मैं नहीं करता, इसके ऊपर बैठ के बात कर लो। लेकिन इस कदर बिटर क्यों हो तुम? ये भी उसका तकब्बुर का एक अंदाज था कि वो चेजा ले रहा था कि ये छोटा उम्र में भी कजन था ना जी, और लश्कर इसके पास छोटा सा लश्करी सी है, 3.5 लाख मेरी फौज है, तो उसके साथ ये पंगा कर रहा है। तो उसे कहने लगा कि मुझे बताओ तो सही मेरा कसूर क्या है। उसने कहा तुमने जिस शर्मनाक तरीके से खून की होली बगदाद में खेली है, अब्बासी खलीफा और उसके साथियों का जो हश्र किया है, निहत्ते और मासूम मुसलमानों की खूरेजी की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और मुझे यूं समझो, ये उसके अल्फाज हैं, और यूं समझो कि मुझे बशारत हो चुकी है कि तुम्हें मंतकी अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। और अल्लाह का ये उस्लूब है, मैंने 1000 दफा कहा है कि उसने हर दौर के राक्षस को, जो अपने आप को तोप समझता था, मच्छर के हाथ से मरवाया उसे। इंडीड। बड़े बड़े नमरूद जो है वाकई मच्छरों से मरे हैं, बड़े बड़े अब्रहाज छोटे छोटे बारीक पत्थरों से मरे हुए हैं, अबाबीलों से मरे हुए हैं। क्या करें डॉक्टर साहब? क्या कहने? अभी मैंने गुलायत की मिसाल देनी थी जी। बरके खान और हलाकू की मिसाल देनी थी, ऐसा मनहूस है बीच में बोल पड़ता। ला तोड़ने ने है ये बहुत मसाला दे। अच्छा जी, इस गद्दार ने अपने बादशाह को मशवरे जितने दिए सब उलट उसको खुश करने के लिए। गद्दार जो था, इसने उसे कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम तैयारी रखो, मैं इसे गाफिल रखूंगा। ये रोज कहता था, नंबर 1, तातारी इतने तगड़े हो ही नहीं सकते। नंबर 2, हमारे यहां कुव्वत ईमानी इतनी है कि जिस दिन बात आई ना कि खलीफा पर तातारी काफिर चढ़ दौड़े हैं, एक एक बच्चा कट मरेगा, तो इसको फूल्स पैराडाइज में रखा। फूल्स पैराडाइज में रखा, और इस लालच में कि तुम बगदाद की नयाबत मुझे देकर जाओगे, आई विल बी गवर्नर ऑफ बगदाद। फिर सर बना इसका अंजाम एग्जैक्टली वो हुआ जो मीर सादिक का हुआ था। वाह। टीपू सुल्तान का उसके साथ आखिरी मुकालमा पता क्या था? क्या? कि तुम्हारे ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। इसका अंजाम किसके हाथों हुआ पता है? किसने इसको कत्ल किया? इसने खुद अपने हाथ। उसने कहा कि तुम गद्दार हो, इब्ने गद्दार हो, तुमने अपने मालिक के साथ ये सलूक किया, मेरे साथ क्या करोगे? ये बहुत तेज आदमी है ये हलाकू जड़ा। अब गधे तेरे लालच ने मारा है। डॉक्टर साहब इतना चलाक बंदा। बात कर रहे तो बादशाह बोल रहा है। बादशाह न्यू कराची रा। अच्छा जनाब, इंटेलेक्चुअल्स की तरफ चलते हैं। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक है जनाब, शुक्रिया थानू टाइम मिलिया साडे नाल गल करन दा। ओए होए, ਅਸੀਂ कदी नहीं चाहया कि गलत मशवरा दईए। तुसी आप ही दसो कि पहले कुकड़ी आई है कि आंडा? ये कोई छोटा मसला नहीं। बात इनकी बिल्कुल ठीक है, पहले कुकड़ी आई कि आंडा, ये इसका जवाब आप दे दीजिए। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो क्या कयामत आ जाएगी? तीजा बोल हटिया वे तानू पता नहीं चलिया। कदे दी धौन ला दें जरा रौनक मेला लग जाए। इसी की उतारनी है, अभी फिक्र ना करो, इसकी तौन उतरेगी तो ब्रेक चलेगी। की तबीयत हुई, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। पहले भी मेरे तो जड़े इल्जाम लगे ने ये सब गलत ने। जर्जी जैदान एक हिस्टोरियन है, जर्जी जैदान, उसने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल रखा है अपनी किताब में, तारीख तमद्दुन इस्लाम। मेरे तो बाद ही लिखी ना। बाद में लिखी जाती है तारीख मेरे सामने। तुम क्यों चुप बैठे हो? हैं जी? हैं जी क्या बच्चे? आप मुझे बताएं मैंने किया क्या है? पढ़ाते रहे, समझाते रहे, बस उसकी समझ में नहीं आई। क्या पढ़ाते रहे हो तुम? असि सुलह पसंद सा, ये बात है। कभी गलत मशवरा नहीं देता,
लड़ाई झगड़े के खिलाफ सी। अभी तो ये ऐसी मज़ाक का खेज और तहकीर आमेज बातें किया करते थे, मैं उनका तज़किरा नहीं कर रहा, भाई कंट्रोवर्शियल, ओहो शर्मनाक बातें। अगर हमारे साथ ये सब कुछ ना होता तो तुम लोग न्यूटन, आइंस्टाइन और इलॉन मस्क होते, और तुम नेपोलियन होते। अच्छा, नेपोलियन का भी एक दिलचस्प वाकया, जब उसने चढ़ाई की ना मिस्र पे जी, तो वहां भी अलकमी जैसे और इन जैसे दरबारियों ने मशवरा दिया कि जी आप क्या कर रहे हैं, यहां कोई दीनी सी महफिल बर्पा करते हैं, उसकी बरकत से देखिएगा फ्रांसीसियों के घोड़े बिदक जाएंगे, उनकी आंखें खीरा हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है 3 घंटे में उसने इन सब के कान पकड़वाए हुए थे, विदिन 3 आवर्स। मुझे बहुत बेदर्दी से मारा इन्होंने। नहीं भाई, खून नहीं बहाया इनका, हमने वादा किया था शाही ब्लड हम जाया नहीं करेंगे। क्या नहीं जाया करेंगे? शाही ब्लड यानी कि शाही खून हम जाया नहीं करेंगे। हाँ जी, शाही ब्लड जाया नहीं किया था। तो फिर क्या किया था? इसको एक कारपेट में लपेटा, ये वहां की रिवायत थी, कारपेट में बहुत लपेटते थे। बड़े वाकयात हैं और बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं, उस तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है। कारपेट में लपेट के घोड़ों के आगे डाल दिया और उन्होंने टापों के साथ इसका मालीदा बना दिया, चॉप कर दिया। जिस तरह कभी आपने गुश्ताबे का कीमा कूटते देखा है कश्मीरियों को? सुभान अल्लाह, क्या कहने। मेरे वालिद साहब गुश्ताबे बनाते सी और डम्ब टक डम्ब, मेरे भाई तरफ मरासी साउंड वो डम्ब टक ऐसी आला करते सन। ये हमारा इंटेलेक्चुअल जो है, जब हमें मनोरंजन करना होता है तो ये इंटेलेक्चुअल हमारे काम आता है। लतीफे बहुत अच्छे सुनाते हैं, वाकयात इनके पास बहुत हैं। वो क्या सुनाने इन्होंने लतीफे बकवासियात शुरू की हुई है। इन्हें तौन लाउन तो पहले मेरे कन्ना दे पर्दे पाड़ देने। आप एक वाकया सुनिए इनसे। और एडा बोर जलाद मैं तन दस नहीं सकता। आप सुनाइए वो वाकया जब आप पहली मर्तबा मुस्तासम बिल्ला से मिले थे। सुनाओ। मैं जनाब जो पहली बारी मिलन गया वहां, पहली बारी पैदा हो पहले, मैं उधर ही आ रहा वहां। अच्छा, ये मेले मिलता है बाद चो पैदा होता। अच्छा जी, मैं लेने लगा हूं ब्रेक और तुम तैयार हो जाओ। हेलो, ठहरो भाई, पक्का राग सुनो, नामे मौला। राग दा तुसी दसना राग केड़ा। लो, दोबारा आ रहा मैं, सॉरी। ये राग रद्दी था। सरेगामा पदा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। दरबारी भैरों, ये भैरों ही है, पक्की भैरों। ठीक हो गया जी? यार तुम बंधे हुए हो। नहीं, किसने नहीं बने हैं। ला तो तेरी सरेगामा पदा नी सा। ये तारीख में भी चुप थे। But Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। हज़रात, हमारा सेगमेंट है डिस्कशन और आज हमारी डिस्कशन का मौजू है किताबुल हिंद। ये दुनिया की अजीम तरीन किताबों में से एक है। आपके लिए किताबुल हिंद शायद एक नया नाम हो, लेकिन इसके राइटर का नाम, इसके मुसन्निफ का नाम आपसे ढका छुपा नहीं है। अबू रेहान अल बैरूनी, वाह, एक बहुत बड़ा आदमी, और इसके अजमत का, इसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने इस किताब के लिए जो अर्करेज़ी उसने की, जो रियासतें उसने की, जो पापड़ उसने बेले, इन सब का तखमीना लगाकर मुझे एहसास हुआ कि ना सिर्फ वो अपनी कॉज के साथ इंतहाई सिंसियर आदमी था, बल्कि सही मानों में जिसे एक सही मुहक्किक कहते हैं, एक सही मुसन्निफ कहते हैं, अपने काम के साथ इंसाफ करने वाला। और यही वजह है कि उस दौर के लातादाद अकाबरीन, अहम शख्सियात, रऊसा, जोमा आज तारीख के कब्रिस्तानों में दफन है। लोगों को उनके नाम भी याद नहीं, लेकिन अबू रेहान अल बैरूनी आज भी दुनिया की अजीम तरीन लाइब्रेरीज में, दरसगाहों में डिस्कस होता है एज अ स्कॉलर, एज अ सब्जेक्ट। अल बैरूनी का सिन्न विलादत 973 ईस्वी है और अक्सरियत इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तो ईरान में पैदा हुआ था। ही वॉज एन ईरानियन। एक्चुअली ही वॉज एन ईरानियन व्हेन ही वॉज बॉर्न। जो पर्शियन अंपायर थी वो इतनी तवीलो अरीज थी
कि ख्वारिज़म उसका हिस्सा था, रे उसका हिस्सा था, लेकिन बाद में जब बंटवारे हुए और रियासतें सल्तनतें सुकड़ते सुकड़ते छोटी होने लगी तो उस वक्त ये एक मुख्तलिफ मुल्क का बाशिंदा कहलाया। आज वो इलाका उज़्बेकिस्तान में है। जी, उज़्बेकिस्तान में वो इलाका जो ख्वारिज़म कहलाता है, और ख्वारिज़म की एक नवाही बस्ती, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ख्वारिज़म के बिल्कुल बाहर का जो इलाका, जैसे लाहौर से बिल्कुल बाहर एक नवाही बस्ती शाहदरा है जी, शाद बाग है, बिल्कुल उसी तरह एक बैरूनी इलाका जहां उसकी पैदाइश हुई और उसी निस्बत से अबू रेहान अल बैरूनी कहलाए। ओ, आउटस्कर्ट्स में। जी, इनको किताबुल हिंद की वजह से फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन कहा जाता है, एंड द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसका एजाज भी अल बैरूनी के पास है। इंडोलॉजी इंडिया से? इंडिया से, इल्मुल हिंद जिसे कहा जा सके। अल बैरूनी ने जिंदगी के इब्तदाई 25 बरस ख्वारिज़म में गुजारे, लातादाद उलूम पर रिसर्च की, उन पे दस्तरस हासिल की, बेशुमार ज़बानें सीखीं और एक नौजवान आलिम के तौर पे अपना लोहा मनवाया। महमूद गजनवी ने रे पर कब्जा किया तो अल बैरूनी गजनी दरबार के साथ वाबस्ता हो गए, और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती महमूद गजनवी की थी कि तारीख बहरहाल ये क्रेडिट महमूद गजनवी को ज़रूर देगी कि जब वो हिंदुस्तान आया तो अपने हमरा इस बहुत बड़े आलिम को, इस बहुत बड़े स्कॉलर को, इस अजीम शान मुहक्किक को लेकर आया, जिसने किताबुल हिंद भी लिखी और कोस्तान नमक की एक दूर उफ्तादा नुक्कर में बैठ के ज़मीन का कुतर भी दरियाफ्त किया। फिर किताबुल हिंद, जो इनके क्रेडिट पर अजीम तरीन काम है, वो हिंदुस्तान के बारे में, इस खित्ते के बारे में पहला अजीम शान इल्मी काम था। और ये इतना मुश्किल था कि वो कहते हैं कि इब्तदाई साल तो मैंने सिर्फ इसी बात पे सर्फ कर डाला कि ये मुमकिन ही नहीं है, इसमें लातादाद रुकावटें थी। तो मसलन क्या क्या? मसलन ये कि संस्कृत की पेचीदगियां, इंट्रिकेसेस ऑफ संस्कृत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अरबी है। हाँ जी, अरबी भी फुल ऑफ इंट्रिकेसीज है, अरबी में कमालात हैं। यानी एक ऊंट का बच्चा जूं जूं उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसका नाम चेंज होता जाएगा, उसके लिए अल्फाज मुख्तलिफ आते जाएंगे जी। पंजाबी में भी 2-3 अल्फाज है, मसलन बच्चा है, वछेरा है, घोड़ा है, ये 3 है। अरबी में 80 हैं ऊंट के लिए, 80 वर्ड्स, जिनमें से सारे ही नहीं है कि उसकी एज और कद के लिए, लेकिन लातादाद हैं जो उसकी एज, उसके दांत, उसकी रंगत, उसकी हाइट से मुतल्लिक। सर आप मुश्किलात की बात करें। अच्छा जी, फिर हिंदुओं का रवैया, वो गैर हिंदू को मुंह ही नहीं लगाते थे। हाँ। ये बहुत बड़ा मसला था। सर इसी हवाले से फ्रेंच स्कॉलर लीबान ने भी ये लिखा है कि हिंदुओं का जो अमूमी मिजाज था वो बहुत पेचीदा था। क्लोजनेस, जी हाँ, नैरोनेस। उनके आर्किटेक्चर में भी यही बात है, उनके म्यूजिक में भी यही बात है, उनके मजहब के अंदर भी यही पेचीदगी है। इसके बरक्स उसने यूरोप से जब मुवाजना किया है तो आप कलीसा का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसे लगता है कि कोई चीज़ ट्रांसेंड कर रही है, एक खुला माहौल है। यही उनके चर्च के म्यूजिक में भी ऐसा आपको महसूस होता है। नहीं, लेकिन गोथिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मोर और लेस ऐसा ही है, वो भी कोई वसी और रीज नहीं। ये नहीं कि मस्जिद चूंकि हमारी है मैं उसकी मदा कर रहा हूँ, ये जो कुशादगी है ना ये आपको मस्जिद में मिलेगी जी। तासुब से बचने का जो तरीका उसने अपनाया वो ये कि पहले सवाल उठाया, फिर हिंदू माखिज से उसके हवाले लिख दिए और आखिर में उनका कंपैरिजन कर दिया दूसरी तहजीबों से। एक और दिलचस्प काम उसने क्या किया, देखें ज़हीन कितना था वो और मेहनती कितना था, उसे कन्विक्शन कितनी थी काम की। उसने क्विड प्रो को की बुनियाद पर कि तुम मेरी खिदमत करो मैं तुम्हारी करता हूं, संस्कृत सीखी उनसे बैठ के कि मुझे संस्कृत सिखाओ और मैं तुम्हें फल्कियात के बारे में बताऊंगा। और फल्कियात एक ऐसी चीज थी जो इनकी कमजोरी, मैं तुम्हें रियाजी के बारे में वो कुछ बताऊंगा,
जियोग्राफी के बारे में वो कुछ बताऊंगा जो तुमने आज तक नहीं सुनी होगी। अब ब्राह्मण बहुत समझदार भी थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी थे। कहा जी ठीक है, संस्कृत पढ़नी शुरू कर दी इसने। एक वक्त ऐसा आया कि हिंदुओं के यहाँ कदीम संस्कृत का अंदाज ये था कि नसर तो थी नहीं, जितने उलूम थे सब शायरी की शक्ल में। और ये ऐसा शानदार मुहक्किक था कि इसने औजान में, बहूर में, उरूस में ऐसे मोती पिरोए कि आज भी लोग हैरान हैं कि यार हाउ इज इट पॉसिबल। एक लाइफ टाइम तो बहुत नाकाफी है, इसने इतना बड़ा काम, इसके लिए कम से कम 500 साल चाहिए था। सर ये कितने स्पैन में किया इसने कंप्लीट? मतलब 15 से 20 साल लगे। लेकिन देख लीजिए कि उस वक्त गूगल नहीं थी। किताब के शुरू में वो ये कहता है कि जब मैंने ब्राह्मण उलमा के पास जाना शुरू किया और उन्होंने मेरा मुअद्दिबाना रवैया देखा, और कि शुरू में जो उलमा मुझसे भागते थे, जो हिंदू मुझसे भागते थे, बाद में वो मुझे ढूंढते फिरते थे कि हमें रियाजी का ये मसला समझा दो, हमें ये बात समझा दो। कहाँ चले गए ये सब लोग? अब हो गए। सर किताबुल हिंद में है क्या क्या? लातादाद चीजें, यानी देवताओं का हिंदू मत में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, गॉड्स के, फिर हिंदुस्तान की कदीम तारीख क्या है। वाह। अब उसके लिए आपको महाभारत, वैदिक की चारों किताबें, क्या क्या है जी उसमें? 4 वेद जी और 18 पुराने, 18 पुराण्स जी, ये जिनमें अजोदन का आपको तज़किरा मिलता है। व्हाट इज अजोदन? सर अजोधन और अशोका एक ही चीज है? नो। सिकंदर, हिंट ले लें। सिकंदर। पाकपतन का नाम क्या था पहले? जी, पाकपतन का कदीम नाम अजोदन। और महाभारत के मुताबिक ये शहर 25,000 साल पुराना है। अच्छा जी, जियोग्राफी के बारे में, और जियोग्राफी में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी भी शामिल थी। कोई जो बंदा नंदना कले में बैठ के जमीन का कुतर दरियाफ्त कर सकता है, वो अपने अंदर एक गैलीलियो लेकर बैठा हुआ था, जो अपने अंदर कोपरनिकस लेकर बैठा हुआ है। और महमूद गजनवी ने जो इनको जॉब दी थी वो एस्ट्रोलॉजर की थी। जी। फिर त्योहार, तौर तरीके, इलाकाई एतबार से मुख्तलिफ इलाकों के हिंदुस्तानी, इस इलाके के हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत वसी और रीज इलाका था। अच्छा जी, फिर तकरीबात के बारे में बहुत कुछ है। त्यौहार और चीज है, त्यौहार के साथ मिली जुली चीजें वो तकरीबात होती है। एक त्यौहार आ गया ना जी, जश्न बहारा है। अब जश्न बहार में कुश्तियां भी हो रही हैं, फिर उसमें मीना बाजार लग रहे हैं, फिर उसमें मेला मवेशियां लग रहा है। दीज आर ऑल तकरीबात ऑफ अ फेस्टिवल। फिर हिंदू कवानीन, उनकी फिका, इसके बारे में किताबुल हिंद ने बहुत कुछ कहा। उसका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इंडियन कैलेंडर को उसने एक फार्मूले के तहत मॉडर्नाइज कर दिया, फारसी कैलेंडर के साथ, अरबी कैलेंडर के साथ और ग्रीक कैलेंडर के साथ, एक सिंपल फार्मूले के साथ। पॉलीमैथ एमिनी इनको कहते थे, बड़े बाकमाल लोग थे। कंपैरेटिव रिलीजन, इन्होंने कंपेयर किया मुख्तलिफ, और कंपैरेटिव रिलीजन का फादर इन्हें कहा जाता है। इसने उनकी गिनती रस्मुल खत, कि क्या क्या रस्मुल खत हैं, और यहां पर खेल तमाशे क्या हैं, गेम्स क्या क्या हैं, चौगान। अब फारसी में भी चौगान थी, हिंदुस्तान की चौगान थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। हिंदुस्तान की शतरंज उस शतरंज से मुख्तलिफ थी जो चाइना से आई। ताश यहां पे मुख्तलिफ थी। उन सारी चीजों का तज़किरा है। चौगान शतरंज को कहते थे, चौगान पोलो को कहते। फिर यहाँ की आबो हवा क्या है, यहाँ की फसलें क्या हैं, फल क्या है, दरख्त क्या है, दरख्तों की किस्में, सैकड़ों इकसाम दरख्तों की, जंगल, सहरा, पहाड़। और ये किताब बाय द वे गुम गई थी। ये किताब ही गुम गई थी। दुनिया एक तवील अरसे तक इस किताब से महरूम रही थी और भूल गई कि ये भी कोई चीज थी। 19वीं सदी के वस्त में प्रोफेसर एडवर्ड सखाओ ने इसको दरियाफ्त किया, इसको नए सिरे से फ्रेंच में तर्जुमा किया, वहाँ से इसके अंग्रेज़ी में तराजिम हुए,
और दुनिया को दोबारा इस किताब का पता चला। मखतूता उसको मिला था किसी जगह से। मखतूता अगर ना मिलता यार, यानी सर किसी ने प्रिजर्व तो किया होगा ना? इत्तेफाक से प्रिजर्व हो गया। कुछ चीजें नहीं भी होती, लेकिन रीडू करने का अगर मौका मिल जाए। ये शिलोकोव का एक बहुत बड़ा नॉवल, वो आग की नजर हो गया था। आग लगी उसके घर में, उसका मुसवदा था बेचारे का, ओहो, एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन, वो जल के राख हो गया। उसने रीडू किया और उसको नोबेल मिला उसमें। यही कहानी अर्थशास्त्र की भी है, जो कोटलिया की किताब है, वो भी आज से 100 साल पहले तकरीबन जी डिस्कवर की गई। चाणक्य की किताब भी एक तवील अरसे बाद, इवन चचनामा भी अभी डिस्कवर हुआ, ये रीडिस्कवर हुए बहुत बाद में। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज से 500 साल पहले तक अशोका को कोई नहीं जानता था, ये अशोका एग्जिस्ट करता था। ये तो एक लाट होती है ना, एक छोटा सा मीनार जी, और गालबन ये दक्कन की बात है, खुदाई के दौरान स्याही माइल पत्थर के ऊपर जो तहरीर थी, उसको जब डिसाइफर किया गया तो पता चला जी एक बहुत बड़ा बादशाह। हम तो चंद्रगुप्त को याद करके बहुत इतराते हैं, असल आदमी तो उसका पोता था, उसने तो उल्टा के रख दिया था सारा मामला। दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ दिस न्यू एरा आफ्टर दिस डिस्कवरी। बहरहाल इस पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह है कि अगर किताबुल हिंद ना लिखी जाती, ये हमें मुयस्सर ना होती, तो हिंदुस्तान को डिस्कवर करने में, इंडियन सोसाइटी को डिस्कवर करने में हम कम से कम 500 साल मजीद लेते। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि जेल तोड़कर फरार होने वाले 2 भाई हैरत अंगेज तौर पर वापस आ गए। वो एक खत लिख के गए कि हम एक इंतहाई जरूरी काम की वजह से अपने घर पीछे जा रहे हैं। अच्छा, हमारे बच्चों को मसाइल का सामना है, हम दोनों की बीवियां भी जेल में हैं खैर से, तो हम इस फरीजे से फारिग होते ही उल्टे कदमों वापस आ जाएंगे। जेल तोड़ी बड़े तमाम से, पाइप के जरिए उतरे, खौफनाक रास्ता तय करते हुए। मुझे तो वो याद आ रही है शॉशैंक रिडेम्पशन जी, क्या अच्छी शानदार फिल्म थी। और वो सारे पापड़ बेलने के बाद जब ये गए अपने मामला, उनके बच्चे मनशियात में इन्वॉल्व हो गए थे। उन्होंने कहा कि यही हमाकत हमसे सरजद हुई थी, हमें रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम्हें हम रोकने आए हैं। तो सर क्या जाके रोक के वापस भी आ गए? जनाब वापस आए, ठीक 15वें दिन वो वापस थे। अरे ये वाकया कहाँ का है? इटली। 16वें दिन बच्चों ने दोबारा नशा स्टार्ट कर दिया। नहीं नशा स्टार्ट नहीं, नशे का बिजनेस। ईमानदार चोर होते, ईमानदार कैदी। अकल की बात है ना भाई, जब अकल आ जाए, हिदायत अल्लाह की अता है और ये मन जाने बल्ला ही होता। अच्छा, तो 15 दिन खत पढ़ के फिर इजी रहने के आएंगे। देखें तो सही ना, देखें तो सही कि ये गए क्यों। अब यकीनन एक नया केस बनेगा इनके ऊपर। सर ज़ाहिरी बात है, आप जेल से फरार हुए तो दफा तो और लगा होगा उनके ऊपर। जी जी, लेकिन जज के इख्तियार में होती हैं ऐसी चीजें, जब उसने फैसला करना होता है ना, तो फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। अमेरिका में भी एक जज है बहुत ही कंपैशनेट, फ्रैंक कैप्रियो, जिसके पास लोग पैसे जमा करा देते हैं, क्योंकि गरीब आदमी आया जिसका चालान हुआ हो तो हमारे पैसे में से उसका जुर्माना वाह वाह, बहुत ही कमाल आदमी है ना। वो भी सर इटली, उसका जो 4 फादर्स में से इटालियन, उसका इटालियन ओरिजिन है। तो बड़ा मजा आता है उसके केस जिसने उस बच्चे के साथ भी गुफ्तगू की थी। क्या शानदार उसके केसेस देखने का इतना मजा आता है। 1986 में एक प्रोग्राम चला करता था, 1986, 87, 88, काफी देर तक चलता रहा, नाइट कोर्ट। वेरी फेमस शो, इट वाज अ कॉमेडी शो, बहुत खूबसूरत। नाइट कोच नहीं होती, वो नाइट कोर्ट थी। बरतानिया में एक साहब जेल से रिहा हुए और उन्होंने दरखास्त दायर कर दी कि मुझे वापस जेल भेजा जाए, मैं अपनी बीवी के हाथों बहुत तंग। बहुत अच्छे। फिर दरखास्त नहीं सुनी किसी ने? नहीं, वो कहता है मुझ पे तशद्दुद करती है, बाकायदा ज़दोकोब करती है। तो वो गया क्यों कि कहीं और चला जाए? बाज केसेस में वो कहेगी तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम 2 मिनट भी घर से बाहर कैसे रहे। हमारे इलाके में एक जिम्मेदार का बेटा नशाई था, जब वो जेल में होता था तो उसके घर वाले बड़ी उसकी कदर करते थे, जब वो रिहा हो जाता था उसको पूछते नहीं थे।
फिर वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करता था ताकि मुझे जेल हो जाए। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। वाह 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 वाह। ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। अबू यार इंतहा की गर्मी है ना, फिर स्वेटर पा के बैठे बेटा तबीयत नहीं सही समझा कर मरे तू शाला मरे तू शाला बद्दुआएं दे दी हैं इसने। ये मसल्स पेन कर रहे हैं आज पता नहीं क्यों ये जगह आपने तो जून जुलाई में भी दुबई में हीटर लगाया हुआ था रजाई ली हुई थी। हाँ जी बस लास्ट बोर्न बेबी हूँ मैं। लास्ट बोर्न बेबी से क्या होता है? वो कहते हैं कि उसके अंदर ये तवानाइयां कम होती हैं, उसको ठंड ज्यादा लगती है। क्योंकि अब्बा जी काफी माशाल्लाह खज्जल हो चुके होंगे ने एंड ते उन्होंने पंगा लैण दी पई हुंदी मुसीबत साडे वर्गे नूं पई हुंदी कि पहले 10-11 कर लेने उनकी बस कर यार। बाकी ये 11 भाई है। हाँ इंडिया में कुछ लोग रिहा हुए ना मचलके चल के आए, उनका भी हमने नहीं जाना प्लीज, बाहर कोरोना है या हम बहुत महफूज है तो हमें रिहा ना किया जाए। वो जेलें भी बेहतर होती होंगी। इंडिया की जेलें हमसे ज्यादा कितनी को बेहतर हो सकती? 72 एक बात को ना 3 दफा बोल के कौन आगा साहब से अच्छा जी अहमियत देते हैं। 72 है 72 एक चीज तू और नहीं नोट की थी फिक्रा शुरू करने तो पहले ये आगा साहब वर्गा बंदा नेपाल च भेडां दा दुध बेच रहा होंदा। वेलकम बैक। वदीन हज़रात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने आ रहे हैं मोहम्मद हसनैन नक्शबंदी। देता दे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मोला हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मोला हुजूर जानते हैं उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद पर उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए मेरे
सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। और खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मोअल्ला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।